बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम थैलेसीमिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारे बच्चों से उनका बचपन, बहुत सारे ख़ानदानों से उनकी उम्मीद और बहुत सारे मरीज़ों से उनकी ज़िंदगी छीन लेती है। हर साल 8 मई को थैलेसीमिया का दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में आगाही और अवेयरनेस क्रिएट करना है। हमारे प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि वो वालिदैन जो कि ऐसे बच्चों के वालिदैन हैं जो कि थैलेसीमिया के साथ पैदा हुए हैं, उनको गाइड किया जा सके और जो बच्चे अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं उनको थैलेसीमिया से बचाया जा सके। जैसे कि मैंने कहा कि इस बीमारी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बहुत सारे लोगों से उनकी उम्मीदें छीन लेता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इसमें क्या होता है। मरीज़ के जिस्म में जो आला और मियारी खून है उसकी थोड़ी सी कमी होती है। मरीज़ का जिस्म खून के खुलिये नहीं बना सकता है, जिसकी वजह से खून के लिए और इन खुलियों के लिए उसे दूसरों का मोहताज बनना पड़ता है सारी ज़िंदगी। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि थैलेसीमिया क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसके साथ ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल या आसान है। और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज मेजर जनरल रिटायर्ड परवेज़ अहमद साहब, जो कि हीमाटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने AFBMTC को कमांड किया बहुत सारे साल तक और इसके साथ बहुत सारे पाकिस्तान के हिस्सों में इन्होंने थैलेसीमिया सेंटर्स भी क्रिएट किए हैं और बहुत सारा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि मैंने कहा कि थैलेसीमिया एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और बहुत सारे ख़ानदान इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है और इसकी कितनी अक़साम है? देखिए, इस बीमारी के बारे में जो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें खून जो है वो सही तरीके से नहीं बनता। जैसे हीमोग्लोबिन एक चीज़ होती है जो कि रेड सेल्स के अंदर होती है, जो जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव बनता है इसमें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जब हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो वो जिस्म जो है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है और बच्चे में खून की कमी हो जाती है। अच्छा। तो जब खून की कमी होती है तो वो बहुत सारी तब्दीलियाँ जिस्म में आती हैं, हड्डियाँ फैल जाती हैं, कुछ टेढ़ी हो जाती हैं, जिगर बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है और सारी उम्र के लिए इनको मोहताज होना पड़ता है, इनको ब्लड चाहिए होता है। अच्छा। ट्रांसफ्यूजन जो है वो देनी पड़ती है। तो सर इसकी कौन कौन सी अक़साम है? देखिए, वो ज़्यादा तो हम इसको अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया कहते हैं, क्योंकि अल्फ़ा चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसमें वो नहीं बनती है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनती है। तो हमारे मुल्क में जो कॉमन है वो बीटा थैलेसीमिया। अच्छा। जिसको आम हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। तो वो थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया है हमारे मुल्क में जो कॉमन है। ठीक है सर, तो ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है? यानी कि वालिदैन में ये जीन मौजूद होता है तो बच्चों में चला जाता है, और क्या माँ बाप दोनों का डिफेक्टिव जीन का होना ज़रूरी है उनमें, या फिर अगर किसी एक पेरेंट में भी ये डिफेक्टिव जीन हो तो ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है? देखिए, इसके लिए वो जो जीन, ये बीमारी ऐसी है जिसमें 2 जीन जब होंगे किसी भी मरीज़ में जो कि पेरेंट्स से आते हैं तो फिर इसको थैलेसीमिया, उसको मेजर कहते हैं हम। अच्छा। जो बीमारी होती है। उसके अलावा अगर एक जीन हो तो उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया कैरियर। अच्छा। या थैलेसीमिया माइनर। तो पेरेंट्स अगर दोनों कैरियर हों तो वो पेरेंट्स जो है उनके जब बच्चा होगा तो 25% चांसेस है कि उसको मेजर होगा। अच्छा। क्योंकि रैंडम जीन आते हैं ना, एक जीन फादर से आएगा, एक मदर से आएगा। तो माँ और बाप के दोनों अगर जीन जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर वाले आगे बच्चे में दोनों जमा हो गए तो थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। तो 25% चांसेस ये हैं कि थैलेसीमिया मेजर होगा और 25% चांसेस ये हैं कि वो बच्चा नॉर्मल होगा और 50% चांसेस ये हैं कि वो भी माइनर होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल है। बाद लोगों के 4 बच्चे हैं, चारों थैलेसीमिया होंगे, बाद के 4 हैं, चारों नॉर्मल भी होंगे। ये तो चांसेस हैं। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं। सही। तो सर इसकी अलामात क्या होती हैं? किस तरह से पता चलेगा कि बच्चे को थैलेसीमिया है? क्योंकि जिस तरह कि आपने कहा कि कुछ फैमिलीज़ में तो ये रन कर रहा होता है, लेकिन अगर पहले पेरेंट्स को नहीं पता कि हमारी फैमिली में ये बीमारी है और बच्चे में कुछ ऐसी अलामात आती हैं जिनसे पता चल सकता है? जी, पहले बच्चा पैदाइश पे बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा। तो 3-4 महीने की उम्र से उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता है, उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि जिगर और तिल्ली बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऐसा ऐसा उसकी
मुंह की या चेहरे की हड्डियां भी आपको फैलना शुरू हो जाती हैं। फिर बच्चे को बार बार जब खून की कमी होगी तो बाकी भी उसको कभी पेचश लग जाएंगे, कभी उसको छाती का इन्फेक्शन होगा। अच्छा। तो वो सिक लुकिंग बच्चा होगा, आपको शक्ल से बीमार नज़र आएगा। अच्छा। तो ये 3 से 6 महीने की उम्र में ये अपीयर होता है जो थैलेसीमिया मेजर है। उससे पहले जो है वो पता नहीं चलता इसका। अच्छा, यानी कि जो छोटा बच्चा है उसका आपने कहा कि रंग जो है वो पीला होगा, फिर उसका पेट भी सूजा हुआ होगा क्योंकि तिल्ली बड़ी हुई है, जिगर बड़ा हुआ है। तो सर अगर इस स्टेज पे नहीं पता चला और बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग हो गया है, तो क्या वहाँ पर भी डेवलपमेंट में कोई ख़राबी होती है? बच्चा क्या मेंटली स्लो होता है या फिज़िकली कोई और साइंस होते हैं इसमें? इसमें जो आता है, जो आपने जो जिक्र किया, उसमें कुछ ऐसे थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं जिनमें वो फुल ब्लोन नहीं होता। अच्छा। वो पूरी तरह होता तो मेजर है, तो लेकिन वो उसको हम इंटरमीडिया कहते हैं, वो दरमियाना सा होता है जिसमें वो 4-5 साल तक तो पता नहीं चलता। उसके बाद उसका खून जो है वो नॉर्मल तो नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, 7-8 ग्राम पे रहता है। उसका भी ऐसा ऐसा तिल्ली और जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है। और चेहरे की हड्डियाँ जो है ना, क्योंकि चेहरे की हड्डियाँ जो हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं, ज़्यादा खून इनमें बनता है। अच्छा। तो जब खून की कमी होती है तो ये हड्डियाँ फैलना शुरू हो देती हैं। ठीक है। तो वो डिसफिगर शुरू हो जाता है। लेकिन इनका दिमागी सेहत बिल्कुल ठीक होती है। बच्चे पूरी तरह इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर प्रॉपर केयर की जाए, ट्रीटमेंट किया जाए तो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं ये। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि देखने से पता चल जाता है थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल, कि वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं देखने में। और कुछ और अलामात भी ऐसी होती हैं, मेंटली ये ठीक होते हैं। बिल्कुल ठीक होते हैं। तो सर कोई ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ये बीमारी हो और बिल्कुल ही अलामात ना हो उनके अंदर? वो अगर आपने उसको अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है, उसको रेगुलर ब्लड लगाते हैं और ब्लड के साथ जो है जिस्म में आयरन चला जाता है, और आयरन भी जिस्म को डैमेज करता है जब ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आयरन निकालते रहें और ब्लड रेगुलर देते रहें तो पता नहीं चलेगा इसको थैलेसीमिया है भी कि नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल होगा। सही है। तो किस एज तक ये डायग्नोज हो जाता है? जिस तरह कि अगर ख़ानदान में ये बीमारी है तो हमने कह दिया कि एक तो न्यूबॉर्न बेबी में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर स्कूल गोइंग एज में भी आते हैं। तो नॉर्मली कौन सी एज होती है जिसमें पता चल जाता है कि बच्चे को ये बीमारी है? न्यूबॉर्न में तो ठीक होता है ना बच्चा। अच्छा। 3 महीने या 4 महीने की उम्र से इसमें इलामात शुरू होती हैं, और आमतौर पे 6 महीने से 1 साल की उम्र तक जो है डायग्नोज होते हैं ये बच्चे। अच्छा, ठीक है कि डायग्नोज हो जाता है तो फिर इसको डेफिनेटली मैनेज किया जा सकता है। तो सर अगर ख़ानदान में ये बीमारी है तो क्या टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए? और ख़ानदान में अगर बीमारी हो तो क्या जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है? क्या टेस्ट इसके लिए अवेलेबल है? देखें, ये जो थैलेसीमिया ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने ये ख़त्म कर दिया हुआ है, जैसे इटली है, ग्रीस है, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इनको काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और इसके बहुत सारे तरीके हैं जो इसको कंट्रोल करने के हैं या प्रिवेंट करने के हैं। जिनमें से एक ये है कि जो कैरियर है दूसरे कैरियर के साथ शादी ना करे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसके लिए कुछ लोगों ने कुछ मुल्कों में या पाकिस्तान में भी कुछ असम्बलीज़ ने वो लॉ पास किया हुआ है, लेकिन ये हमारे सोशल सेटअप में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लोग इसको काबिल कबूल नहीं है कि इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाई जाए कि जो है ना वो जो कि जी कज़न मैरिज पे पाबंदी लगा दें। ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ ये है कि जिन फैमिलीज़ में है वो अपने बच्चों के टेस्ट करवाएं और शादी से पहले टेस्ट करवा लें। ठीक है, वो जीन टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो हीमोग्लोबिन का वो आम थैलेसीमिया का टेस्ट हो जाता है। अच्छा, अवेलेबल है अक्सर जगह पे। ठीक है, वो टेस्ट करवा लें तो उसके बाद उनको कन्विंस करें कि जी कैरियर के साथ शादी ना करें। ठीक है, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी कैरियर की ऑलरेडी हुई है या वो बहरहाल उनके सोशल ऐसा सेटअप है कि वो चाहते हैं हर कीमत पे हमने करनी है ये शादी, होते हैं ना कंपल्शंस होती हैं, तो फिर ये है कि जो हमल के पहले 3 महीने के दौरान जो है जो होने वाला बच्चा है उसका टेस्ट करके बताया जा सकता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। ठीक है। और हमारे उलमा ने, काफ़ी सारे उलमा ने, इस्लामिक पूरी वर्ल्ड के जो उलमा हैं उन्होंने ये फतवा दिया हुआ है कि शादी के जो हमल के 3 महीने बल्कि 4 महीने से पहले बच्चा ज़ाया किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। जो एबॉर्शन करवाई जा सकती है
और इसको क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, सारी उम्र के लिए इलाज करना पड़ता है। तो उलमा का फतवा ये है कि अगर माँ के पेट में थैलेसीमिया वाला बच्चा है तो आप हमल ज़ाया कर सकते तो हैं। सर आपका ख्याल ये है कि जब रिश्ता लेने के लिए कोई आए तो वालिदैन को चाहिए कि वो ऑनेस्ट होकर बता दें कि जी हमारे बच्चे में या बच्ची में ये मसला है और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो साफ गोई से ये बात शेयर कर देंगे तो मेरा ख्याल से बहुत सारे ख़ानदान इस मसले से बच सकते हैं। आप इस मतलब क्या कहेंगे? ये कहना तो आसान है, थ्योरेटिकली तो ठीक है, लेकिन हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। क्योंकि एक इसको वो स्टिग्मा समझते हैं या एक बुरी चीज़ समझते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं ये ब्लड कैंसर है, हालांकि कैंसर अच्छा, नहीं है ये। ठीक है। वो ये है कि अगर स्पेशली किसी बच्ची के बारे में वालिदैन बता दें कि जी मेरी बच्ची को जो है वो थैलेसीमिया है, तो वो जो तो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं वो तो अंडरस्टैंड करती हैं, लेकिन हमारे कुछ सोशल सेटअप में बहुत सारे माहौल में इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, तो हो सकता है वो उस बच्ची को लोग शादी ही ना करें। अच्छा। कि जी इसको तो कोई ऐसी बीमारी है। तो ये एक इशू है कि जिसकी वजह से ये चीज़ इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है सर, देखें जिस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, अब दिल की बीमारियां भी हैं और डायबिटीज़ भी है, तो बहुत सारे ख़ानदानों में ये होती हैं और लोग इसके मुतालिक तो इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन अगर थैलेसीमिया है तो वो छुपाते हैं और उससे जिस तरह कि हमने कहा कि बहुत सारे मसाइल जो है वो आने वाले बच्चे को हो सकते हैं। तो ये बताइएगा कि बच्चों में आपने कहा कि टेस्टिंग हो सकती है हमल के दौरान, तो हमल के दौरान कौन से टेस्ट हैं जो कि करवाए जाते हैं और इससे क्या बच्चे को, अगर वो सेहतमंद है, उसमें थैलेसीमिया नहीं है, तो क्या कोई नुकसान भी पहुंच सकता है? इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस 1% होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो एक रीज़नेबली सेफ प्रोसीजर है। इसमें कुछ सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, 5-6 जगह पे एक्सपर्टीज़ है लोगों की, वो कर रहे हैं। उसके अलावा पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, उनके पास भी ये फैसिलिटीज़ है, उन्होंने हर डिवीज़न में दी हुई है। ये जो है इसको हम कोरियानिक विलेज सैम्पलिंग या CVS कहते हैं, जिसमें वो एक नीडल के ज़रिए से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल के ज़रिए से माँ के पेट से जो है वो थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, ब्लड लेते हैं, थोड़ा सा सैंपल अच्छा, लेते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट कर लेते हैं। ये इसमें बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का चांस होता है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा रिस्क होता है कि बच्चा ज़ाया ना हो जाए। अच्छा, ठीक है, यानी कि सेफ है कंपैरेटिवली जी और करवा लेना चाहिए बजाय इसके कि आगे जाके मसला जी, हो। सारी उम्र के लिए जो है मसले से बचने के लिए बेहतर है ये करवा लिया जाए। ठीक है। तो आपने बताया कि किस तरह से हमल में पता चल जाता है, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए कि ये जो खून लगवाना पड़ता है, जिस तरह के छोटे बच्चों में अगर ये मसला शुरू हो गया है तो हर बच्चे में खून की ज़रूरत पड़ती है या कुछ और तरीके से भी इसको मैनेज किया जा सकता है? एक तरीका देखें, इसके मेन 2 इलाज हैं जो अभी तक हैं, बाकी कुछ एक्सपेरिमेंटल भी हैं, अभी जीन थेरेपी आ रही है। तो एक तो ये है रेगुलर ब्लड लगाया जाए, इसका हीमोग्लोबिन जो है वो अराउंड 10 ग्राम या इससे ऊपर रखा जाए। आमतौर पे महीने में 1 या 2 दफ़ा ब्लड इसको लगता है, और साथ फिर जब ब्लड जाता है तो उसके साथ आयरन जाता है। तो आयरन बॉडी से निकल नहीं सकता, तो उसको निकालने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, और सारी उम्र के लिए ब्लड भी लगाएं और आयरन निकालने के लिए उसको दवाइयाँ भी दें। ठीक है। ये एक इलाज है। दूसरा इलाज जो है वो इसका परमानेंट इलाज है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है सर, उस पर भी बात करेंगे। ये बता दीजिएगा कि इनिशियली कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे ये डायग्नोज की जा सकती है बीमारी? देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसको हम CBC कहते हैं, वो हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है ना, क्रॉस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट के भी जो है ना, वो छोटे हॉस्पिटल्स में भी है। CBC से कुछ आइडिया हो जाता है हमें कि ये थैलेसीमिया माइनर है या हीमोग्लोबिन कम हो तो वैसे थैलेसीमिया मेजर का भी कुछ आइडिया हो जाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन स्टडीज़ हैं, वो फ्रीली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में जो है बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में ये टेस्ट अवेलेबल अभी हो गया है, लेकिन फ्रीली अवेलेबल नहीं। अगर हम कहें कि जी वो हर जगह पे अवेलेबल है तो वो नहीं है। ठीक है। बाकी फिर PCR और जेनेटिक टेस्ट हैं जो कि सिर्फ ख़ास जगह पे अवेलेबल हैं, मुश्किल केसेस में वो हमें वो करने पड़ते हैं। तो सर कितना खर्चा आ जाता है अगर किसी ने टेस्ट करवाने हैं? क्या ये महंगे टेस्ट होते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या इनकी जो कीमत है वो इस कदर है कि गरीब वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, CBC तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें तो काफ़ी चीप है, ठीक है। या फ्री भी है बाद जगह पे। प्राइवेट में भी तकरीबन 500 to 1000 में हो जाता है CBC।
जो हीमोग्लोबिन स्टडीज़ हैं वो फिर डिपेंडिंग अपॉन द लेबॉर्ट्री वो 2000 से लेके 4-5 हज़ार तक उसकी डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है। तो लेकिन ये 5 से 10 हज़ार में ये डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, यानी कि इतने महंगे नहीं हैं। नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में अलामात आ रही हैं तो फिर आप टेस्ट ज़रूर करवा लें। ठीक है सर, तो हमने कहा कि मेंटल ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने ये भी साथ कहा कि चूंकि जो बोन्स हैं उनका काम जिस्म में खून बनाने का है तो इनके फेशियल फीचर्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्या कोई स्केलेटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिस तरह के चलने में मसला, क्योंकि जो जिस्म में बड़ी वाली बोन्स होती हैं वो भी तो खून बनाती हैं, तो इनको कोई उस किस्म के इश्यूज़ होते हैं? अब वो कोई बड़ी बोन जो है, क्योंकि वो खून नॉर्मली नहीं बनाती हैं, जो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बचपन में तो बनती हैं। तो बोनी डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा फ्लैट बोन की इसमें होती हैं। बड़ी जो है ना टांगें या बाजू जो है वो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन चेहरे की हड्डियाँ और ये जो सीने की छाती की हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि स्केलेटल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि बचपन में चूंकि बोन्स जो होती हैं उनका खून बनाने का काम है तो उस वक्त ये अफेक्ट हो सकती हैं। तो सर थोड़ा सा बात करते हैं कि इलाज पर, कि क्या ये काबिल इलाज बीमारी है? जी, इलाज मैंने जैसे बताया ना कि जो है एक तो रेगुलर ब्लड जो है वो उससे ट्रांसफ्यूजन देनी होती है, साथ आयरन निकालना होता है, हमने आयरन किलेशन इसको कहते हैं। दूसरा इलाज इसका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आजकल काफ़ी सेफ हो चुका है। अच्छा। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है ना। इसमें तकरीबन 80% जो है वो क्योर है। अच्छा। और वो ऑलमोस्ट वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं ये बच्चे जो है। ठीक है। उसमें ब्लड वगैरह उसको नहीं लगाना पड़ता, वो ठीक हो जाते हैं। तो क्या सर हर शख्स में या हर बच्चे में ये की जा सकती है? इसके लिए जो है वो डोनर चाहिए होता है, जो जिसका एक होता है टेस्ट जिसको हम कहते हैं HLA टेस्ट, खून का HLA का टेस्ट होता है। तो उसके जो बहन भाई होते हैं उनके साथ HLA का हम खून का टेस्ट करते हैं। तो जिसका मैच हो जाता है तो वहाँ से हम थोड़ा सा बोन मैरो निकाल के इसका अपना बोन मैरो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। और उसमें जो स्पेस होती है उसमें डोनर का बोन मैरो डाल देते हैं। अच्छा। तो डोनर का बोन मैरो जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो सर आपने कहा कि बच्चे का अपना बोन मैरो निकाल देते हैं, तो क्या ये सेफ़ प्रोसीजर है? और जिस बच्चे से ले रहे हैं एज अ डोनर, जिससे ये लिया जा रहा है बोन मैरो, तो उसमें कोई डिफॉर्मिटी या उसमें कोई मसाइल तो नहीं आ जाते? नहीं, देखें जिससे लेते हैं ये तो खून की तरह की चीज़ है। अच्छा। बोन मैरो लेते हैं तो वो हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा बन जाएगा। ठीक है। उसको तो कुछ नहीं होता। तो जो जिसका हम ख़त्म करते हैं वो ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है। वो तकरीबन 2 हफ्ते के करीब जो है उसको कुछ मेडिसिन हम कीमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है, एंटी कैंसर मेडिसिन होती हैं, तो वो काफ़ी हाई डोज में देनी होती हैं ताकि उसके अपना जो है वो पूरे का पूरा जो दिफाई निज़ाम है वो भी ख़त्म कर दें, उसका खून भी ख़त्म कर दें। अच्छा जी, उसका जिस्म जो है वो खून से और वो दफाई निज़ाम से हम ख़त्म कर देते हैं, खाली कर देते हैं, ताकि वो डोनर के जो भी हम डालें ब्लड उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये तो काफ़ी सुपरविजन में होता होगा, बच्चे को एडमिट करना पड़ता होगा, और ये कितना कॉस्ट करता है? और पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है सर? ये काफ़ी पेचीदा इलाज है जिसमें तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। कम से कम 4 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिशन होता है। इसमें एक्सपेंसिव भी है, डिफरेंट हॉस्पिटल का वो चार्जेस डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन ये 15 से 30 लाख में होता है। अच्छा। जैसे हमारा एक सेंटर है जो हमने वो क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट है, पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, तो पिछले 2 साल पहले यहाँ हमने एक बनाया है सेंटर। तो इसमें हम वो कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बैतुल माल और कुछ लोग और हेल्प कर देते हैं, तो हम तकरीबन 15 लाख में हम ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया का कर देते हैं। तो सर आपने ये सोसाइटी की बात की, तो पाकिस्तान में क्या और भी इस किस्म की सोसाइटीज़ हैं? और ये जो सोसाइटी है ये किस तरह से अमल में आई? क्या कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि मरीज़ों की हेल्प करनी चाहिए? ये बहुत पुरानी है, 93 में बनी थी। कुछ हमारे लोग थे, हमारा एक सर्जन जनरल थे, वो रिटायर हुए। सर इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं नाज़िम बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरा एक बेटा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। जो दूसरे वाला बेटा था ना मेरा,
वो ऑस्टियोपेट्रोसिस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी ना। अच्छा। तो एक तो डॉक्टर साहब मुझे जो है वो ऑस्टियोपेट्रोसिस की थोड़ी सी डिटेल बताएंगे, और ऑस्टियोपेट्रोसिस और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो आगे फ्यूचर के हवाले से उसकी क्या एहतियाती तदाबीर है, कुछ इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, आपके बस 2 ही बच्चे थे या और भी बच्चे हैं? जी 2 ही बच्चे थे। ठीक है। एक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, ठीक है, पढ़े जी वाला। आपने बताया। जो सेकंड है उसके साथ इस तरह के मसाइल हुए, काफी हमने ट्रीटमेंट करवाए। आफ्टर दैट वो 4.5 साल होने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर ट्राई नहीं किया बच्चे के लिए? नहीं, ठीक है। उसके बाद गैप ही चल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल था आपका। जी देखिए, ऑस्टियोपेट्रोसिस जो है ये एक टोटली डिफरेंट बीमारी है। ऑस्टियोपेट्रोसिस बेसिकली हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियों की रीमॉडलिंग प्रॉपर नहीं होती है, और वो जो हड्डियों में के अंदर क्योंकि खून बनता है तो वो हड्डियों की वो सारी स्पेस ख़त्म हो जाती है, उसमें पूरी की पूरी स्पेस में वो हड्डी आ जाती है जहाँ खून बनना होता है। तो खून फिर बाद में जिगर में और तिल्ली में बनना शुरू हो जाता है, तो तिल्ली बढ़ जाती है, इसमें जिगर बढ़ जाता है, और जो बोन मैरो है जिसको हम हड्डी का गूदा कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक पैदाइशी बीमारी है जो भी पेरेंट्स के साथ आती है। इसका जो डायग्नोसिस पाकिस्तान में इतनी आसानी से अवेलेबल, ऑस्टियोपेट्रोसिस का तो हो जाता है, लेकिन बचाव के लिहाज से बहुत थोड़ी जगह हैं, ऐसी 2-3 जगह हैं जिसमें ये इसका पैदाइश से पहले डायग्नोसिस किया जा सकता है। उसके लिए हमारे एक अदारे के ही एक जो सरपरस्त हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इस सिलसिले में जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। माँ बाप का टेस्ट होगा पहले, और उसके बाद फिर हमल के दौरान पहले 3 महीने के दौरान होने वाले बच्चे का होगा, तो वो ये बता देंगे होने वाले बच्चे को ऑस्टियोपेट्रोसिस है कि नहीं है। ठीक है सर, और आपने कहा कि ये आपका जो इदारा है उससे ये टेस्ट करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका बता दें कि कहाँ पर है, ताकि ये वहाँ पर जाकर, और क्या ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करेंगे या उसके कुछ चार्जेस होंगे? देखिए, ये जो पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये थैलेसीमिया के लिए तो ये ब्लड डोनेशन लेती थी, ब्लड जो है इनको ट्रांसफ्यूज़ करते थे, उसके साथ आयरन कीलेशन जो फौलाद निकालने वाली दवाइयाँ ये भी कर रहे हैं। लेकिन 2 साल पहले इनके पास एक लीज़ वाली बिल्डिंग है जो इनकी अपनी है, तो वो सब ऑप्टिमल थी, वो प्रॉपर खाली उसमें कुछ जगह थी। ठीक है। तो जो इनके जो कुछ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, एग्जेक्टिव कमेटी थी, उन्होंने कहा कि जी इसमें हम खून की बीमारियों का बाकी भी इलाज करते हैं। ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किया है, ब्लड कैंसर का इलाज शुरू किया है। तो यहाँ ये फ्री ऑफ कास्ट थैलासीमिया का तो हम कर लेते हैं, सही। बाकी बीमारियों के लिए हम ये करते हैं कि मिनिमल कास्ट पे करते हैं, नॉन प्रॉफिट है। ठीक है। तो जो मिनिमल पॉसिबल कास्ट है वो उस पे ये टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि डॉक्टर अपनी फ़ीस नहीं ले रहा, लेकिन जो ज़रूरत है बस वही पेशेंट वो से सिर्फ इतने के चार्जेस लेते हैं जिससे इसके वो रनिंग एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं। ठीक है। और ओवरहेड पूरे हो जाएं। सर, जिस तरह के ये भी केस था कि इनका एक बच्चा चूँकि अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, तो फिर पेरेंट्स बड़े केयरफुल हो जाते हैं, फिर वो दूसरा बच्चा नहीं करते हैं। तो क्या ये एटीट्यूड ठीक है, या टेस्टिंग पर जाना चाहिए और फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए? एक तरफ तो ये वाले पेरेंट्स हैं जो कि बहुत मोहतात हो जाते हैं, दूसरी तरफ वो वाले पेरेंट्स हैं जो कि इस उम्मीद में बच्चा पैदा कर लेते हैं कि शायद दूसरा बच्चा ठीक होगा, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो भी उस बीमारी के साथ पैदा हो जाता है। लेकिन वालिदैन चाहते हैं कि कोई बुढ़ापे का सहारा हो, तो इसमें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इसमें मैं यही एडवाइस करूँगा, ये रावलपिंडी में हमारा है, इसको हम पाथवेल सेंटर कहते हैं। यहाँ ये तशरीफ़ ले आएँ, हम इनको गाइड कर देंगे। ठीक है। और वो जो जिस पर्टिकुलर जगह पे ये फैसिलिटी है उनके साथ इनको मिलवा देंगे, और बड़े वो लो कास्ट किस्म की फैसिलिटी है जो वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में ये फैसिलिटी और किसी जगह पे है नहीं है। ठीक है, यानी कि जितने भी पेरेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली एक्सटेंड करें, तो फिर डॉक्टर के मशवरे से और वहाँ पर जाकर टेस्ट करवा कर और फिर ये जी बिल्कुल, वो जो प्रीनेटल या हमल के दौरान टेस्ट जो है वो कराना ज़रूरी है इसमें। ठीक है सर, तो थैलेसीमिया में सर्वाइवल रेट क्या होता है? कितने बच्चे हैं जो कि बच जाते हैं और कितने बच्चे हैं जो कि ये बाजी हार जाते हैं?
देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट में तो 80% सर्वाइवल है, ठीक है। डिजीज़ फ्री सर्वाइवल है। 80% बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। 20% ऐसे हैं जिनमें किसी में रिजेक्शन होगी या कोई और कॉम्प्लिकेशन होगी। जो नॉन ट्रांसप्लांट है उसमें पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे लोग जो है वो 20 से 30 साल मैक्सिमम ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, ठीक है। वेयर अगर प्रॉपर खून दें रेगुलर और जो है आयरन निकालते रहें तो ये नॉर्मल ज़िंदगी 40-50 साल तक गुजार सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि लेकिन अगर खून लग रहा है तो फिर जी, ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अब यही है ना, ये भी एक हमारा एक सोशल समाजी मसला है कि खून लोग नहीं देते हैं, सर, घबराते हैं इसके खून देने मुतालिक से। थोड़ा सा बताइएगा कि खून क्यों नहीं देते लोग, और क्या खून देना सेफ है, दिया जा सकता है, देना चाहिए? खून देना जो है वो सेहत के लिए बेहतर समझा जाता है आजकल। अच्छा। साल में आप 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं और कोई इसका नुकसान नहीं है, और ये हमारी समाजी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में तो खून अवेलेबल है, किसी भी अस्पताल में जाएं, कोई भी ये नहीं होगा कि जी किसी को खून चाहिए तो वो खून जो है वो मांगने के लिए चला जाए। जी। यहाँ बदकिस्मती से कुछ इस किस्म के कोई गलत लोगों के कंसेप्ट हैं या ख्यालात हैं कि जी खून देने से कमज़ोरी हो जाएगी। कोई कमज़ोरी नहीं होती है। खून जो है, जो आप नॉर्मली खून जो आपके रेड सेल बनते हैं वो उनकी ज़िंदगी 120 दिन होती है। ठीक है। तो 120 दिन के बाद तो वैसे ही खून आपके वो चेंज होता रहता है। खून तो हर वक्त जिस्म में बनता रहता है और टूटता रहता है। तो अगर आप खून दे देंगे तो वो 2 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। अच्छा। तो ये साल में 2 से 3 दफ़ा हर एक को खून देना चाहिए। अगर आप खून देंगे तो इन बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाएगी, और बहुत सारे जो हमारे जो मरीज़ हैं जो बाकी दीगर बीमारियों के लिए बेचारे जिन्होंने सर्जरीज करवानी होती हैं, हार्ट सर्जरीज हैं, लिवर की सर्जरीज हैं, तो खून तो सबको चाहिए होता है। ठीक है। तो सर, जिस तरह कि आपने कहा कि खून लग सकता है, देना भी चाहिए, तो क्या खून के भी कोई टेस्ट होते हैं जो कि किए जाते हैं इससे पहले कि आप खून दे रहे हो? वो दोनों सूरतें हैं, या तो खून देने से पहले टेस्ट कुछ सही लोग है। करवा लेते हैं, लेकिन आम तौर पे हम खून लेने के बाद जो है स्क्रीनिंग करते हैं उसकी। ठीक है। तो उसमें देखते हैं किसी को हेपेटाइटिस बी, सी या HIV तो नहीं है, सिफिलिस तो नहीं है। तो ये 4 बीमारियां जो हैं वो एक स्टैंडर्ड है जो कि खून की स्क्रीनिंग होती है, तकरीबन हर जगह पे हो रही है आजकल। अच्छा सर, तो बाद में क्यों की जाती है? क्योंकि देखिए अगर पहले कर ली जाएगी तो फिर अगर पता चल जाएगा कि इसे हेप बी है, हेप सी, तो फिर तो वो खून नहीं लेंगे। क्या इस सूरत में खून ज़ाया नहीं हो जाता कि आपने ले लिया है फिर उसकी टेस्टिंग की जा रही है? आइडियल तो यस ऐसे ही है। हाँ। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के टेस्ट हैं, जो ज़्यादा रिलायबल हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। तो जो डोनर आया हुआ है वो उसको हम कहें कि जी आज खून दे के चले जो टेस्ट के लिए, और कल हम आपको बताएंगे या 5-6 तो घंटे बहुत के सारे बाद लोग चले ही बताएंगे, जाते हैं, तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। ठीक तो है। ये इसलिए ये रिस्क लेना पड़ता है। रिजेक्शन जो है वो 4-5% से ज़्यादा नहीं होती ठीक है। है। और जिसे खून ले रहे हैं उसका भी फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, उसको हम बता देते हैं बाद में। हाँ। अगर स्क्रीनिंग में कुछ उसका हेपेटाइटिस या कोई भी टेस्ट आए तो उसको हम मैसेज कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक किस्म का एक इंसेंटिव है। हाँ, क्योंकि कि ये उनके लिए भी बेहतर है, जी उनको पता बिल्कुल, चल ये जाता है। टेस्ट अगर आप मार्केट से करवाएंगे तो ये तकरीबन 10,000 के टेस्ट हैं। तो ठीक है। ये 10,000 के टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, और स्क्रीनिंग के बाद अगर पॉजिटिव हों तो बता देते हैं, नेगेटिव का भी रिजल्ट दे देते हैं हम उनको। सही है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, वाकई बशीर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद बारकपुर से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि पैदाइश से पहले बच्चे में थैलेसीमिया का कैसे हमें पता चल सकता है? कौन से टेस्ट हैं जो करवाएं तो हमें पता चले कि बच्चे के अंदर थैलेसीमिया के जो हस्तात हैं ठीक है। पैदाइश से पहले, यानी बच्चा पैदा होने से पहले हमें कौन से टेस्ट करवाने होंगे, पता चल जाए। आपके ख़ानदान में किसी को थैलेसीमिया है? जी, खानदान में तो है, ऑलरेडी 1-2 मरीज हमारे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग कज़न मैरिजेस तो नहीं करते आपस में? कज़न मैरिज है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी सर। देखिए, इसमें जो हमल के जो है वो 12 से 14 हफ्ते में जो है वो टेस्ट, आइडियल टाइम यही होता है 12 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते के दरमियान में जो होने वाला बच्चा है उसका टेस्ट किया जा सकता है। माँ की पेट से वो जो है सिरिंज के ज़रिए थोड़ा सा ले लेते हैं ब्लड
से सैंपल लेते हैं, उस पर टेस्ट करके बता देते हैं कि जो होने वाला बच्चा है उसको थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो 16 हफ्ते से पहले उलमा का फतवा है कि आप बच्चा ज़ाया कर सकते हैं, इसको मज़हब जो है वो इजाज़त देता है, और उस वक़्त तक 16 हफ्ते से पहले बच्चा ज़ाया करना कोई ख़तरनाक नहीं होता है, माँ की सेहत पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता उसका। सही है सर। तो ख़ातून में भी कोई ऐसे टेस्ट हैं जो कि किए जा सकते हैं, यानी कि हमल ठहर चुका है लेकिन ख़ातून के अगर टेस्ट हो रहे हैं उसमें पता चल सकता है कि थैलेसीमिया अगर माँ में है, और पेरेंट के भी टेस्ट हो जाएं, जिस तरह के जो फादर हैं उनके टेस्ट हो जाएं, तो इससे पहले कि बच्चे के टेस्ट करें तो पेरेंट्स का ही करके अगर दोनों में जीन है, या वो एक्सपेंसिव तरीका है? वो अगर तो पता है, नोन है कैरियर, जैसे इनके फैमिली में थे कि जी वो पेरेंट्स में ऑलरेडी उनको पता है कैरियर हैं, वहाँ तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो आपने बात की ये आइडियल है। अच्छा। इस तरीके से जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा। ठीक है ना। ठीक। और मैं भी यही प्रपोज करता हूँ, कुछ लोग जो हमारे हायरार्की में हैं या डिसीजन मेकर्स हैं, उनको मैंने यही मॉडल दिया है कि जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ आपके सेंटर्स हैं उसमें स्क्रीनिंग का सिस्टम कर दें कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, ख़वातीन जिन हमल के पहले 3 महीने में आती हैं, उनका CBC करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थैलेसीमिया है कि नहीं है। तो अगर उनका हीमोग्लोबिन स्टडीज़ कर लें, जो कैरियर है निकल आए, उसके हस्बैंड को बुला के उसका भी कर लें, दोनों कैरियर हैं तो उनका वो बच्चे का वो जो है माँ का वो जो टेस्ट है वो कर लें। अगर एक है या दोनों नॉर्मल है, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये बड़ा ये आइडियल तरीका है। सही। और ये इससे बड़े फौरी इसका असर होता है। ये वो काम है जिसके 3-4 साल में रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप एक पूरी जनरेशन को सेव कर सकते हैं अगर आप ये टेस्टिंग करवा लें। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत काम हो रहा है प्रिवेंशन पर। हम देखते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वाई नॉट थैलेसीमिया, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उस पर पहले ही बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है चीज़ों का। तो अगर इलाज पर इस कदर पैसे खर्च होने लग जाएंगे तो गरीब के लिए तो दाल रोटी कमाना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। देखें, इसमें लोग गुर्बत में चले जाते हैं, एक तो खून लगाना, फिर वो दूसरा आयरन निकालने के लिए का एक्सपेंसिव मेडिसिन है। अच्छा, और उसके बाद लोग दूर दूर से आते हैं बेचारे, उनके किराए खर्च होते हैं, उनके वर्क डेज जो है वो काम से उनका हरज होता है, किसी की को मुलाजमत से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई मजदूरी करता है तो वहाँ से छुट्टी, ये लोग पूरे का पूरा ख़ानदान गुर्बत में चला जाता है। ठीक है। ये बहुत बड़ी एक मिजरी है। और ये किसी भी ख़ानदान में अगर थैलेसीमिया के 2-3 बच्चे हों, तो जो आपने ये जो सजेस्ट किया है ये एक आइडियल मॉडल है जिसका रिजल्ट जो है 2-4 साल में आ जाता है। बाकी जितने भी हैं ना, कज़न मैरिज ना करने दें, बच्चों की स्क्रीनिंग करें, वो तो 15-20 साल में आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। ये फौरी रिजल्ट के लिए ये बेस्ट मॉडल है। अच्छा सर, हम बड़ा काम कर रहे हैं एजुकेशन पर, अवेयरनेस पर, लेकिन क्या कोई कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिनमें लोगों को एजुकेट किया जाता है इस हवाले से? टीवी पर प्रोग्राम लोग देख लेते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली ये कैंप्स लगाए जाएं तो इनका भी बहुत अच्छा असर होगा। जी, हम रेगुलर जो है हमारे तो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं जिसमें साथ ही ये कैंपेन भी हम करते हैं, लिटरेचर भी देते हैं, बताते भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाके हम देते हैं, लेक्चर देते हैं। मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, और भी हमारे लोग हैं जो लोगों को ब्रीफ करते हैं। अवेयरनेस वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग है। जो लेजिस्लेशन है या कानून बनाना, कानून पे तो लोग अमल नहीं करते हैं, और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिन पे शायद मुश्किल हो अमल करना। तो ये जो लोगों को आगाही जो है, ये सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ा तरीका है थैलेसीमिया कंट्रोल करने का। अनफॉर्चुनेटली सर, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी है अवेयरनेस की। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं समीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कज़न मैरिजेस में कितने % चांसेस हैं कि थैलेसीमिया हो सकता है? अच्छा, ठीक है। आपके ख़ानदान में किसी को है थैलेसीमिया? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप सिर्फ पूछना चाह रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। देखिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कज़न मैरिज और थैलेसीमिया में एसोसिएशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो फैमिलीज़ जिनमें थैलेसीमिया है, और कुछ फैमिलीज़ में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा उनके बच्चों में, और कैरियर रेट उनमें
25-30% है कुछ फैमिलीज़ में कि उस फैमिली में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से जो है वो 300 लोग जो है या 250 लोग जो है वो कैरियर हैं। उनकी जब कज़न मैरिज होगी तो उसमें 25% चांस होगा बच्चे के थैलेसीमिया होने का। जिन ख़ानदानों में थैलेसीमिया नहीं है उनमें तो बहुत थोड़ा चांस है। जिन ख़ानदानों में थैलेसीमिया है ही नहीं है तो उनमें कज़न मैरिज से थैलेसीमिया नहीं होगा। तो कज़न मैरिज जो है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि जी कज़न मैरिज होगी तो थैलेसीमिया हो जाएगा, इस किस्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा बताया इनको और वाज़ेह कर दिया कि कज़न मैरिजेस की वजह से ये नहीं हो रही प्रॉब्लम, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ख़ानदान में है ये बीमारी और फिर आप कज़न मैरिजेस कर देते हैं तो आपने बीमारी को सामने ले आए, कैरियर स्टेट थी और अब बच्चा जो है वो अफेक्टेड पैदा हो सकता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। तो सर ये किस खित्ते की बीमारी है? क्या ये एशिया साइड पर ज़्यादा है, जिस तरह कि आपने कहा कि कुछ ख़ानदानों में तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये है या हमारे यहाँ ये ज़्यादा पाई जाती है? देखें ये शुरू तो हुई थी जो वो मेडिटेरेनियन जो है रीजन है, इटली, ग्रीस, साइप्रस, इस जगह से शुरू हुई थी, ठीक है। फिर फैलती गई और अभी एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में है, मिडल ईस्ट में है, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तो इन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। यूरोप में जो है या नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत कम है, उन इलाकों में कम है, उनमें जो इमिग्रेंट यहाँ से गए हुए हैं उन फैमिलीज़ में ज़्यादा है। ठीक है। और वहाँ अभी जो साइप्रस ने ख़त्म कर दी है, इटली में आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, जो है ग्रीक ने जो है ग्रीस में भी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने काबू पा लिया है और उन्होंने इसी जो है प्री नेटल डायग्नोसिस और ये जो कैरियर स्क्रीनिंग है इससे काबू पाया है। सही। और सर इसी तरह G6PD भी जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत ज़्यादा है और उसमें भी ये है कि पता ही नहीं होता बहुत सारी दफ़ा पेरेंट्स को कि उनमें ये जीन है और फिर बच्चे अफेक्टेड होते हैं। तो सर ये बताइएगा कि ऐसे बच्चों को क्या खाना चाहिए? क्या कोई बेहतर इनके लिए खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इनका जो खून बन रहा है वो बेहतर तरीके से बने, या खुराक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? G6PD के लिए नहीं सर, थैलेसीमिया की बात कर रही हूँ। थैलेसीमिया में हम लोगों को कहते हैं कि आप ऐसी खुराक ना दें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, अच्छा, फौलाद ज़्यादा हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो रेड मीट है, जो बड़ा गोश्त है, ये जो कलेजी है, गुर्दा है, इसकी बोटियां अगर खाएं तो इनमें आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो वाइट मीट है उसमें कम होता है। फिर ये जो सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ें हैं इनमें ज़्यादा फौलाद होता है, जैसे पालक है, साग है। फिर एप्पल जो सेब है उसमें फौलाद थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें या कम लें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खून की जो है खून में ये जो खुराक में आयरन को जज़ब करने से कम करती हैं, रोकती हैं। जैसे चाय है तो हम कहते हैं खाना खाने के बाद चाय का कप ला दें ताकि जो खुराक में आयरन गया है वो खून में ना जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना जी। तो यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका फ़ायदा है और कुछ का नुकसान है। और जिस तरह कि अब आपने क्लियर कर दिया, बहुत सारे लोग ये समझ कर के खून की कमी है तो वो बच्चों को गोश्त खिलाना शुरू कर देंगे, बच्चों को पालक देना शुरू कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली यही समझा जाता है कि जिस चीज़ में आयरन ज़्यादा है उससे खून ज़्यादा बनता है, लेकिन इन बच्चों के लिए असल में वो नुकसानदेह हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो खून की वो आयरन की कमी की वजह से खून में कमी होती है, वो और बीमारी है। ठीक है, वो ज़्यादा कॉमन वही है जो आपने बात की है। लेकिन ये जो बीमारी है इसमें आयरन की ज़्यादती होती है। इनफैक्ट जो इसमें बच्चे की जो ज़िंदगी ख़त्म होती है वो आयरन की ज़्यादती से होती है। अच्छा। आयरन जाके दिल में जम जाएगा, हार्ट फेल कर देगा, जिगर में जाके वो सिरोसिस वो जिगर को फेल कर देगा। ठीक है। तो इसमें आयरन जो है वो काज ऑफ डेथ है। तो सर ब्लड तो इनको बहुत फ्रीक्वेंटली लग रहा होता है, तो आयरन कितना फ्रीक्वेंटली निकलवाना पड़ता है इनको? ऑलमोस्ट डेली दवाई खानी होती है। ऑलमोस्ट डेली? ऑलमोस्ट डेली। अगर टाइम पे शुरू करें तो हम कहते हैं हफ्ते में 5 दिन दे दें, लेकिन अदरवाइज डेली हम देना होता है। अच्छा, वो जो दवाई और हमेशा के लिए उन्होंने लेनी। तो ये खुद निकलवा सकते हैं या खुद निकाल सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है आयरन निकालने के लिए? उसकी गोलियां भी हैं और इंजेक्शन भी हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। इंजेक्शन जो है वो क्योंकि पंप के ज़रिए देना होता है, हमने वो जल्द के नीचे सुई लगा देते हैं और एक पंप होता है जिसमें सिरिंज जो है ना वो उसमें भर के इंजेक्शन जो है वो लगा देते हैं। तो वो 8-10 घंटे स्लो चलता रहता है, वो ज़रा मुश्किल है।
तो आजकल तो वो टैबलेट गोलियां आ गई हैं, गोलियां खाएं आप, उससे भी साथ साथ अच्छा, निकलता ठीक जाता है। है। तो गोलियाँ इजीली अवेलेबल हैं सर, और आपने जी, कहा था कि आयरन निकलवाना बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है, तो इसकी रफली कितनी कॉस्ट होती है? इसकी क्योंकि कास्ट सर गोलियाँ सुन के तो ये लगता है कि ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होंगी और सस्ती हाँ होंगी। हैं तो इजीली अवेलेबल, लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपया महीना लग जाता है लोगों का। अच्छा, ठीक है। तो सर ये तो बहुत बड़ा बर्डन है जी पेरेंट्स पर ऐसे ही। और पूरी फैमिली पर, और जिस तरह के हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों के एसेट्स बिक जाते हैं इलाज करवाते करवाते। बहुत सारे लोगों को अपनी ज़मीनें, अपने जानवर बेचने पड़ते हैं। जी तो ऐसे ही। बेहतर यही है कि आप टाइम से पहले इसको डायग्नोज करवा लें, और जिस तरह कि आपने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से भी काफ़ी आसानी है, उलमा इस पर फतवा दे चुके हैं। तो बजाय इसके कि एक बच्चे की ज़िंदगी को मिजरेबल करना, बेहतर ये है कि आप टाइम पर उसको जो है बचा लें। तो ये बहुत जी बेहतर है। सबसे रिवार्डिंग ये है कि लोग अगर वॉलंटरली, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान शुरू में पहले 1-2 महीने में अगर सीबीसी करवा के किसी खून की बीमारियों के स्पेशलिस्ट को दिखा दें, तो वो ये बता सकते हैं कि इनमें लाइकली थैलेसीमिया ट्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, ठीक है। तो सर ये आयरन इस कदर बनना क्यों शुरू हो जाता है? क्या इनके सेल टूट रहे होते हैं, वहाँ से आयरन आ रहा होता है, या फिर हम एक्स्ट्रा ब्लड लगा रहे हैं तो वहाँ से आयरन आ रहा है? क्योंकि आपने कहा कि आयरन जमा होना शुरू हो जाता है दिल में, जिगर में, तो उसकी भी कोई अलामात होती हैं अगर पेरेंट्स नहीं निकलवा रहे ये आयरन? देखें आयरन जो है, एक तो जब खून कम होता है तो जिस्म आयरन ज़्यादा जज़ब करना शुरू कर देता है अच्छा, खुराक में से। ठीक है। ठीक है ना, वो नॉर्मल एक रिस्पॉन्स है खून की कमी से, किसी भी वजह से कमी हो। तो एक तो खून जज़ब ज़्यादा होता है, दूसरा हर खून की जो बोतल लगाते हैं उसमें तकरीबन 200 से 250 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन जो है वो जिस्म में जा सकता है, वो निकल नहीं सकता। नॉर्मली वो यूरिन में, स्टूल में बहुत थोड़ा होता है, 1 मिलीग्राम तकरीबन। तो इसको निकालने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा सर, कोई और भी ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो कि इन बच्चों में थैलेसीमिया के साथ भी हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह के हमारे रीजन में बच्चों के पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह के बच्चे में अगर एक तो ऑलरेडी थैलेसीमिया है, फिर साथ कीड़े भी हो गए, तो खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और क्या थैलेसीमिया भी अ फॉर्म ऑफ एनीमिया है? जी फॉर्म ऑफ अनीमिया ही है। जी। इसमें जो है, इसमें अनीमिया की वजह और होती है, खून टूटना होता है, बन ज़्यादा रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि सही नहीं बन रहा होता तो जिस्म उसको ख़त्म कर देता है। जो दूसरा अनीमिया है जिसमें आपने कहा है कि जी वो वर्म्स वगैरह की वजह से हुकवर्म एक आम होता है, तो हुकवर्म जो है वो कॉमन एक काज है अनीमिया की। वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो कि खून चूसते हैं, ठीक है। तो उसमें भी खून की कमी होती है, लेकिन वो आयरन की वजह से कमी होती है, क्योंकि वो खून जब चूसते हैं तो उसमें वो आयरन भी चला जाता है। तो वो दवाई दें और थोड़ा सा आयरन दें तो ठीक हो जाता है, वो तो सिंपल सी चीज़ है। सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको खून का कैंसर भी समझते हैं, थैलेसीमिया को। तो ये बताइएगा कि खून का कैंसर क्या मुख्तलिफ चीज़ है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उस हवाले से हाँ, बताइएगा वो लोगों खून को। का कैंसर जो है मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ। जो है ये वाला थैलेसीमिया कैंसर नहीं है। खून का कैंसर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होते हैं। कुछ जो होते हैं जो बड़ा जल्दी आते हैं और जल्दी बढ़ते हैं, कुछ बच्चों में ज़्यादा होते हैं, कुछ बड़ों में। जैसे लुकीमिया इसको आम तौर पे कहते हैं, जो एक्यूट कैंसर होता है। तो उसमें भी यही होता है कि वाइट सेल जो है, जो आम तौर पे लुकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, उसमें वाइट सेल बहुत ज़्यादा बनना शुरू होते हैं, सफ़ेद जिस्म जो होते हैं। सही। और वो जिस्म में इतने फैल जाते हैं कि वो बाकी जिस्म को ख़त्म कर देते हैं या सिस्टम को डैमेज कर देते सर हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, फरीद बात कर रहा हूँ मैम, रावलपिंडी से। जी, सवाल पूछिएगा। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये था कि ये जो मरीज होते हैं कुछ जिनमें साल में खून की कमी हो जाती है और हर साल उनको फिर खून लगवाना पड़ता है, तो इसको क्या तरीकाकार है कि उनको क्या खुराक दी जाए जो खून की कमी को पूरा किया जाए? ठीक है। इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करना। ठीक है। आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें, जो कि खुराक में, जब आप खुराक की वजह से या खून बह जाने की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से हो रहा होता है? जी, बाद ऐसा होता है ना कि हर कुछ मरीज जो होते हैं वो साल में उनको हर साल ब्लड की कमी हो जाती है और उनको फिर एक ब्लड लगवाने की डॉक्टर सजेशन देते हैं कि इनको इतनी बहुत में ब्लड लगवा दें, और हर साल ये प्रॉब्लम उनके साथ चलता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। देखिए, इसमें जो साल में एक दफ़ा खून लगता है उसमें एक
इम्कान तो ये है कि वो फौलाद की कमी हो। अब फौलाद की कमी की डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसके अलावा बाज़ दफ़ा मैदे में अल्सर हो सकता है जिसमें खून बहता है, बाज़ लोगों को बवासीर होती है, बाज़ लोगों को खून बहने की बीमारी होती है, उसमें खून की कमी हो जाती है। तो लेकिन उस कमी का इलाज खून लगवाना नहीं है, उसमें हम आयरन देते हैं, वो खून पूरा हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें खून की कमी हो सकती है। अब ये तो किसी का आप टेस्ट करके या उसका मुआयना करके बता सकेंगे कि खून की कमी क्यों होती है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि साल में एक दफ़ा खून लगाना पड़ता है, ये देखना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्या। क्योंकि आम तौर पे अगर तो आयरन वगैरह की कमी है तो हम उसमें रिकमेंड नहीं करते हैं, हम नहीं ये एडवाइस करते हैं या मशवरा देते हैं कि आप खून लगाएं। हम कहते हैं जी आयरन दें, क्योंकि खून लगाना कोई बहुत जो है वो एक सेफ प्रोसीजर नहीं है, ये ख़तरनाक चीज़ है खून जो है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत सारे लोग जिस तरह की कुछ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि हमें खून की कमी हो रही है, तो वो दे गो टू द डॉक्टर और वो कहती हैं कि जी हमें खून लगा दें। तो जिस तरह कि आपने कहा कि खून लगवाने के भी नुकसानात हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बता दें सर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो खून लगाने से ट्रांसमिट हो सकती हैं अगर टेस्टिंग ना करवाई जाए। जी देखें, खून जो है वो इसके बारे में तो लोग कहते हैं कि ये शायद कभी भी सेफ़ ना उसके जितने मर्जी टेस्ट कर लें। ठीक है। क्योंकि कुछ हो सकता है अभी तक अनडिटेक्टेड जो हैं ऐसे वायरसेस हों जो कि अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुए, बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट सेफ्टी तो कभी भी नहीं इसमें आएगी। लेकिन जो कॉमन बीमारियां हैं जो खून से फैलती हैं, उसमें हेपेटाइटिस सी सबसे कॉमन है पाकिस्तान में, बिल्कुल। फिर हेपेटाइटिस बी है, फिर जो HIV है जिसको एड्स कहते हैं, सिफिलिस की बीमारी है, ये कॉमन बीमारियां हैं। मलेरिया भी हो सकता है। अच्छा। तो ये कुछ बीमारियां जो खून देने से होती हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं कि हमारे एक गलत किस्म का एक ख्याल है लोगों का कि खून जो है वो किसी रिश्तेदार का लगवाना चाहिए, कि जी मैंने तो अपने भाई का खून लगवाना है कि मेरे ख्याल में भाई जो है वो सेहतमंद है और बाकी जो है लोग बीमार हैं, तो रिश्तेदार का खून जो है वो ख़तरनाक होता है, वो नहीं लगवाना चाहिए। अच्छा। किसी भी रिश्तेदार से खून अगर खून लगवाना हो तो किसी गैर रिश्तेदार का लेके स्क्रीनिंग करवा के लगवाएं। रिश्तेदार से खून लगवाना जो है वो सेफ़ नहीं होता है। सर इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसा क्यों है। उसकी जो दो मेजर वजह वो हाँ, क्योंकि यूजुअली यही सोचा जाता है कि अगर ख़रीद के लगवा रहे हैं तो वो फिर खून बेचने वाले लोग हैं जो कि खून बेच भी रहे होते हैं। अगर किसी और से लगवा रहे हैं तो उनका पता नहीं होता कि वो और किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अपने रिश्तेदारों का तो इंसान हमेशा यही सोचता है कि ये ठीक हैं, आप उनको जानते भी हैं, तो इस वजह से लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। देखें, जो तो बेचने वाले हैं उनसे लेकर लगवाना तो सेफ़ नहीं होगा। ठीक है। वो आपको पता है कि वो किस किस्म के लोग जो खून बेच रहे होते हैं, आमतौर पे नशा कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो सेफ़ नहीं है। लेकिन जो आम पॉपुलेशन है उसमें तो सेफ़ है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या कोई अगर ऑफिस वर्कर है तो उसका खून जो है वो सेफ़ ही होगा। एक बात, जब उस पर हम टेस्ट कर लेते हैं तो फिर तो हमने इंश्योर कर लिया है। और तीसरी बात ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा रिश्तेदार जो है वो तो उसका खून सेफ है और उसमें कोई बीमारी नहीं है, और दूसरा जो बंदा है जो उसका दोस्त है जो रिश्तेदार नहीं है वो बीमार है। ये तो कभी भी आप साबित नहीं कर सकेंगे। जो मैं कह रहा हूँ ना कि ना लगवाया जाए रिश्तेदार से, उसकी दो मेजर वजूहात हैं। एक वजूहात तो ये है कि हमारी फैमिलीज़ में इंटर मैरिजेज़ हैं, कंसंग्यूनिटी जो हम कहते हैं, कज़न मैरिजेज़ बहुत ज़्यादा है। तो कज़न मैरिजेज़ में जो है वो जो HLA एंटीजन होते हैं वो शेयर करते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। सही। तो जो कुछ एंटीजन हैं जो ऐसे हैं जो शेयर होते हैं, तो उसमें बाज़ दफ़ा एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं खून से ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना जी। ये एक ख़ास बीमारी है जो तकरीबन जानलेवा है, जिसको होगी वो कम ही बचता है। ठीक है। और ये किसी करीबी रिश्तेदार का खून लगाने से हो सकती है। ठीक है। ठीक है। दूसरी वजह ये होती है कि जब कभी आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा ज़िंदगी में, कभी गुर्दे का करवाएं, जिगर का करवाएं, बोन मैरो का करवाएं,
तो अगर करीबी रिश्तेदारों से उस मरीज को खून लगता रहा होगा तो उसके जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, तो तो फिर वो आप ट्रांसप्लांट जो है वो donation फिर नहीं ले सकते मुश्किल किसी हो भी जाएगा, organ की। मुश्किल हो ठीक जाएगा। है सर, फाइनल मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप दे दें, क्योंकि यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। अक्सर आपने कहा कि रिश्तेदारों का नहीं लगवाना चाहिए, रिश्तेदार खुद ही भाग जाते हैं वहाँ पर। मैंने खुद हॉस्पिटल में देखा है कि अगर बीवी को भी खून की ज़रूरत है तो मर्द हजरात यूजुअली चले जाते हैं कि हमें कोई काम है, और वो कहते हैं कि खून लगवाने से बेहतर हम दूसरी शादी क्यों ना कर लें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस हवाले से आप फाइनल मैसेज, वन लाइनर, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? हमारी सोसाइटी में, हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 160 दफ़ा ब्लड दिया है। जी ठीक है, और माशाल्लाह एक तो अभी 80 साल के हो जी। चुके हैं, ठीक है ना, और दूसरे भी अभी जो है पिछले दिनों उन्होंने खून दिया है, ठीक है। तो वो सेहतमंद है। तो खून देने से कोई बीमारी नहीं होती है, सही है। ठीक है। ये सेफ प्रोसीजर है, ये हमारी समाजी जिम्मेदारी है, ये सदका है, स्वाब का काम है, देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फ़ाइनल मैसेज यही है कि अगर आप खून देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, ये बिल्कुल सेफ़ है। इस्लाम में भी इसमें कोई ममानियत नहीं है, और ये बल्कि आपको हेल्दी रखेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।